पार्ट 3 शब्द विचार। तो पहले हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अर्थात जो वर्ण होते हैं वो आपस में जुड़कर एक सार्थक मेल के रूप में प्रदर्शित होते हैं, उनको शब्द कहते हैं। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। आगे हमें शब्द के बारे में बताया गया कि ये वर्ण है, जो पहले जो दिए गए हैं ये सभी वर्ण है। जैसे व प्लस आ तो ये मिलकर बना वा, फिर न प्लस अ तो बना न, फिर र प्लस स तो बना र। इस प्रकार ये शब्द बना वानर। तो यह आगे वाले सारे वर्ण मिलकर शब्द बना रहे हैं। फिर देखेंगे ख प्लस अ प्लस ग प्लस अ तो इस प्रकार बना खग। तो यह भी पूरे वर्ण मिलकर शब्द बना रहे हैं। अर्थात ये जो पीछे हमें बने हुए दिखाई दे रहे हैं यह शब्द है। उपरोक्त वानर और खग वर्ण समूहों में एक निश्चित अर्थ निहित है, अतः ये शब्द है। याद रखने संबंधी तथ्य बताया गया है कि ध्वनियों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। अर्थात ध्वनियों का जो सार्थक मेल होता है, अर्थात जो अर्थ सहित जो हम बोलते हैं उसे शब्द कहते हैं। आगे हम बताए पद के बारे में बताया गया कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है तथा वाक्य से पृथक रहने पर वह शब्द कहलाता है। अर्थात जो ये शब्द है, जैसे वानर है, खग है, जब तक यह अलग रूप में है ये शब्द है, जब ये पूर्ण वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो इसे कहते हैं पद। जैसे हम देखेंगे शब्द देखेंगे नीचे, यहाँ देखिए बुरा और बादल, ये दोनों क्या है शब्द है। फिर ये जो वाक्य में जब ये प्रयुक्त होंगे बुरा मत सुनो तो यह बुरा पद बन जाएगा। फिर यहाँ बादल गरजते हैं तो यहाँ बादल पद बन जाएगा। अर्थात जब शब्द अकेले होते हैं तो वह शब्द रूप में प्रयोग होते हैं और वाक्य में जब इसका प्रयोग किया जाता है शब्दों का तो वह पद कहलाते हैं। आगे हम बताए शब्दों के भेद। अर्थात आगे में शब्दों के भेदों के बारे में बताया गया कि शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर किए जा सकते हैं। तो पहला हम बताए अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 रूप होते हैं, जिसे पहला हमें दिया है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द हम देखेंगे जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल के पर्यायवाची शब्द हैं पंकज, नीरज, जलज आदि। अर्थात पर्यायवाची शब्द से तात्पर्य जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल है, कमल का एक और जैसे इसके समान अर्थ वाले शब्द हो सकते हैं पंकज, नीरज, जलज, ये तीनों शब्द कमल के समान है, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं, तो इसलिए इसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आगे हमें दूसरा बताया गया एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, दीवार, लोहा, ईंट आदि। अर्थात जिन शब्दों में का अर्थ कभी परिवर्तित नहीं होता है, हमेशा एक जैसा रहता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जिनका अगर कोई पूरा वाक्य लिखते हैं और उसको एक अर्थ के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। फिर अनेकार्थी शब्द, जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिनका एक शब्द का कई अर्थ निकलते हो तो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पर्यायवाची में हमने देखा था एक शब्द के कई अर्थ निकलते थे, वो भी समान अर्थ वाले, वैसे ही यहाँ भी एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, इसलिए ऐसे अनेकार्थी शब्द। जैसे कर का होते हैं, कर के अर्थ में आएगा हाथ, किरण, टैक्स, हाथी की सूंड, यह सभी कर को प्रदर्शित करते हैं। फिर है काल के रूप में समय, मृत्यु, यमराज, ये सभी काल को प्रदर्शित करते हैं। इसके मतलब काल के ये सभी शब्द हो सकते हैं जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे विलोमार्थी शब्द, चौथा हम देखेंगे विलोमार्थी शब्द। चौथा हम बताया गया है कि विपरीत भाव प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या विलोमार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आशा का निराशा, मित्र का शत्रु, धर्म का अधर्म आदि। विपरीत आर्थिक शब्द उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं जो शब्द, जैसे सुख का दुख, पाप का पुण्य, ये सभी होते हैं, वो सब विलोम शब्द होते हैं। और आगे हमें इसके अंतर्गत बताया गया है कि इसके अतिरिक्त सार्थक और निरर्थक आधार पर भी शब्दों के भेद किए जाते हैं। शब्द युग्म पहला सार्थक बताया गया है, फिर है निरर्थक। तो पहले में शब्द युग्म में दिया गया भोजन, तो इसमें हम देखते हैं भोजन है वो सार्थक शब्द है, क्योंकि भोजन अपन बोलते हैं, जनरल भाषा में बोलते हैं, और भोजन है वह इसके सहायता के रूप में, सहायक शब्द के रूप में बोलते हैं, इसलिए निरर्थक शब्द है। फिर है कपड़ा वपड़ा, तो कपड़ा है वह सार्थक शब्द है और वपड़ा है वो निरर्थक शब्द है। फिर है रोटी वोटी, तो रोटी एक सार्थक शब्द है और वोटी निरर्थक शब्द है। फिर है रचना के आधार पर,
अर्थात पहले हमने पढ़ा था यहाँ पर कि अर्थ के आधार पर, अब हम पढ़ेंगे दूसरा रचना के आधार पर शब्द। तो हम यहाँ देखते हैं कि रचना अर्थात बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला हमें दिया गया है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द के बारे में बताया गया कि रूढ़ का अर्थ है प्रचलित, जो बोलचाल में अपन प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द जो किसी सामान्य अर्थ में सदा से ही प्रयुक्त होते आ रहे हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, लड़का, हाथी आदि। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे घोड़ा है तो घोड़ा में घो प्लस ड़ा करते, तो घो का कोई अर्थ नहीं होता है, ड़ा का भी कोई अर्थ नहीं होता है। फिर है लड़का, तो लड़का, तो लड़का में ल का कोई अर्थ नहीं होता है, ड़ का कोई अर्थ नहीं होता है इसके अंदर। ऐसे शब्द जिनके कोई अर्थ निकलते हो टुकड़ा करने पर, तो वो तो आएंगे दूसरे शब्दों के अंतर्गत, परंतु रूढ़ शब्द में उन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ हमारे सामने प्रकट नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये आ गए रूढ़ शब्द के अंतर्गत। और जो हम बोलचाल में प्रतिदिन प्रयोग करते हैं वे भी रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमें दिया गया यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ यहाँ हम दिखाई दे रहा है, यौगिक मतलब जुड़ना। तो हम देखेंगे यौगिक शब्द का अर्थ है जुड़ा हुआ। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सेना प्लस पति, सेनापति, पाठ प्लस शाला, पाठशाला। अर्थात जो शब्द आपस में जुड़े हुए रहते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। और इनसे हम देखते हैं कि अर्थ भी निकल, जैसे सेना प्लस पति, तो सेना किसी जाति को प्रदर्शित कर रहा है, पति है वह भी किसी जाति को प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार इसका कोई न कोई अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह यौगिक शब्द है। आगे हम तीसरा देखेंगे योग रूढ़ शब्द, जिसमें हम देखेंगे 2 या 2 से अधिक शब्दों का या शब्दांशों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे निशाचर, जैसे हम देखें इसके अंदर 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांश मेल, मतलब 2 या शब्द या उसके कोई अंश मिलकर जो शब्द बनाते हैं आपस में जुड़कर और वो एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हमें उदाहरण के द्वारा बताया गया निशाचर, तो हम पढ़ेंगे कि निशाचर का शाब्दिक अर्थ है रात में घूमने वाला। अर्थात यहाँ रात में घूमने वाले को निशाचर कहते हैं, तो एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। किंतु रात में घूमने वाले हर व्यक्ति या जंतु को निशाचर नहीं कहा जा सकता। यह शब्द राक्षसों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार पंकज शब्द का शाब्दिक अर्थ है कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। किंतु कीचड़ में जन्म लेने वाली हर वस्तु पंकज नहीं होती। इस प्रकार के शब्द हमें देखेंगे कि योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आएंगे। फिर हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, फिर हम देखेंगे शब्दों का उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा रूप है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद है। पहला हमें दिया गया तत्सम शब्द। संस्कृत से हिंदी में आए हुए वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आकाश, पृथ्वी, कवि, जल आदि ऐसे ही शब्द हैं। अर्थात यह जो हम जानते हैं कि हिंदी भाषा है वह संस्कृत से ही बनी है, तो हम संस्कृत के वही शब्द हिंदी में उसी रूप में प्रयोग करते हैं, तो वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। फिर हम दूसरा देखेंगे तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द में देखेंगे जो शब्द संस्कृत शब्दों से हिंदी में आ गए हैं परंतु प्रयोग के कारण उनके रूप में परिवर्तन हो गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम में तो क्या था कि हिंदी संस्कृत से हिंदी में आए थे परंतु इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं था, परंतु तद्भव शब्द में क्या है कि वह संस्कृत से हिंदी में आए हैं शब्द और उनके रूप में परिवर्तन हो गया। जैसे आग, आग का संस्कृत शब्द है अग्नि। फिर है घी, घी में संस्कृत शब्द है घृत, मतलब ये संस्कृत में तो घृत रूप में बोला जाता है परंतु यहाँ यह घी रूप में है। फिर यहाँ संस्कृत में तो दूध को दुग्ध कहते हैं परंतु हिंदी में दूध को दूध ही कहते हैं। फिर यहाँ तीसरा हमें दिया गया है देशज शब्द। देशज शब्द के अंतर्गत बताया गया है कि जो शब्द किसी क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे गाड़ी, लकड़ी, डिबिया, झोपड़ी आदि ये शब्द बोलचाल से विकसित हुए हैं, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष के प्रभाव के कारण जो शब्द भाषा में प्रयोग हो गए हैं उन्हें देशज शब्द कहा गया है। फिर है विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। आगे हम देखेंगे विदेशी भाषाओं के वो शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं विदेशी शब्द या आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे रेल, पेंसिल, कैमरा, स्कूल, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीफोन, डॉक्टर, मशीन आदि। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत देश पे
कई देशों ने राज किया है, तो उन देशों से जो हमें भाषा के रूप में कुछ शब्द मिले हैं, उनका प्रयोग जब हम अपनी बोलचाल की भाषा में करते हैं तो उन्हें हम विदेशी आगत शब्द कहते हैं, जो कि हमें बाहरी विदेशी रूप में प्राप्त हुए हैं। आगे हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द में पढ़ेंगे कि ऐसे शब्द जिनके रूप वाक्य में प्रयुक्त लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, फिर है तीसरा विशेषण एवं चौथा क्रिया। अर्थात हम देखते हैं विकारी शब्द में हमें बताया गया कि जो शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग और वचन के आधार पर अपने रूप को परिवर्तित कर देते हैं, वह विकारी कहलाते हैं, विकार पड़ जाता है उन शब्दों में। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों अपना रूप वाक्य के अनुसार बदल देते हैं। आगे है अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिन्हें वाक्य में प्रयोग करने पर भी उनका रूप नहीं बदलता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द वही होते हैं जिनके रूप में वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन आधार पे इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है वाक्य पर, तो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इसके 4 रूप बताए गए हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।